हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम अपनी वही मैराथन सीरीज़ को जो कंटिन्यू कर रहे हैं, दिस इज़ द नेक्स्ट सीरीज़। और ये आज बर्नार्ड शॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चनरीज हैं वो लेके आई हूँ एमसीक्यू। इसके बाद भी और भी पार्ट्स लाऊंगी बिकॉज टुडे आई जस्ट बॉट 25 क्वेश्चंस राइट नाउ। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सॉ कौन थे? सॉ एक एरिश ड्रामेटिस्ट थे। इनका जो जन्म हुआ है इनका प्लेस ऑफ बर्थ डुबलिन है, DUBLIN, डुबलिन में हुआ था, आयरलैंड में। तो यही वॉज एन आयरिश ड्रामेटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है He wrote thought-provoking plays and founded the Fabian Society. He got the Nobel Prize for the Literature in 1925. Who is he? इन्होंने एक थॉट प्रोवोकिंग मतलब विचार उत्तेजक प्लेस बनाए और इन्होंने फेबियन सोसाइटी का मतलब होता है अवसर, जो कोई मौका होता है उसकी प्रतीक्षा करना, और प्रतीक्षा करने के बाद एक सोसाइटी बनाई। इन्हें एक नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर में 1925 में। ये कौन है? ये आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। शॉ के जो प्लेज हैं वो कैसे हैं? तो अगर हम जब शॉ जी के जो प्लेस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि उनके प्लेस में ज़्यादा बातचीत ही होती है, लेकिन एक्शन मतलब एक्शन कुछ नहीं है, फाइटिंग वगैरह। तो टू मच टॉक एंड लिटिल एक्शन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आर्म्स एंड द मैन इज़ एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। ये एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। एंटी रोमांटिक इसलिए कह दिया क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मिलिट्री इन्फॉर्मेंट्स है। एंटी रोमांटिक इसलिए भी कह दिया क्योंकि किसी को किसी से प्यार है तो कहीं ना कहीं ये रोमांस कम और मिलिट्री का ज़्यादा वो रोल है इसमें, वॉर का। तो इसीलिए इसको एंटी रोमांटिक कॉमेडी के रूप में दिया है। तो इसमें कितने एक्ट हैं ये आपको मैंने कराया है 3 एक्ट्स। यूट्यूब में जो नए पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं तो वो यूट्यूब में जाकर मैंने आर्म्स एंड द मैन GV शॉ जी का कराया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं पहले, फिर जाके इस क्वेश्चनरीज को देख सकते हैं। प्लेस प्लेजेंट अनप्लेजेंट वर प्रोड्यूस्ड इन द ईयर। ये जो 2 प्लेज हैं GV शॉ के, ये प्ले प्लेजेंट और अनप्लेजेंट ये कब प्रोड्यूस हुए थे? तो ये 1898 में प्रोड्यूस्ड हुए थे। नेक्स्ट है, हु मेड सॉ क्वाइट फेमस इन अमेरिका बाय हिज प्रोडक्शन ऑफ हिज प्लेस। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने GV शॉ को के जो प्ले थे उससे पहले ही उनको अमेरिका में फेमस कर दिया था? तो वो थे रिचर्ड मैन्सीफील्ड। ही वॉज रिचर्ड मैन्सीफील्ड। ये कहा जाता है कि 1894 में रिचर्ड मैन्सीफील्ड ने आर्म्स एंड द मैन को न्यूयॉर्क में प्रोड्यूस किया था। सबसे पहला प्रोडक्शन जो किसका था? GV शॉ का। तो ये पहले ही अमेरिका में हो चुका था, तो अपने आप ही जो GV शॉ हैं वो फेमस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। व्हेन अ कॉमेडी इज परफॉर्म, जब कॉमेडी को परफॉर्म किया जाता है, इट इज़ नथिंग टू मी टू सी द स्पेक्टेटर्स लाफिंग। तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है यदि दर्शक जो है वो हंस रहे हो। आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी ऑफ देम लाफिंग और ग्रेव आर इन द मेल्टिंग मूड। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उनमें से कितने लोग जो हंस रहे हैं या दुख प्रकट कर रहे हैं उस एक मेल्टिंग मूड में, उस एक प्रति पल में। तो ये किसकी कथन है? ये शॉ जी का कथन है। टू मी द ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ऑफ लाइफ लाई इन द कॉन्सिक्वेंसेस। मेरे लिए दुख, ट्रेजेडी, खुशी जो जीवन का है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके परिणाम पर, कॉन्सिक्वेंसेस। समटाइम्स टेरेबल, कभी कभी उसके खतरनाक परिणाम पर। कभी कभार लुडिक्रस का मतलब होता है हास्यास्पद, चाहे मजाक जिसे कहते हैं हास्यास्पद। तो कभी कभी मुझे उसके हास्यास्पद पर भी क्या होता है, अच्छा लगता है। मेरी जो लाइफ है वो इन चीज़ों पे, परिणामों पे डिपेंड करती है। तो ये भी GV शॉ ने ही कहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आर्म्स एंड द मैन हैड इट्स फर्स्ट प्रोडक्शन एट एवेन्यू थिएटर। आर्म्स एंड द मैन का सबसे पहला प्रोडक्शन क्या था? एवेन्यू थिएटर में, जो कि नॉर्थम्बरलैंड एवेन्यू था लंदन में। तो ये कौन से सन में आया था? ये आया था 1894, अभी बताया था आपको, और ये 21 अप्रैल 1894 में आया था।
द बैटल ऑफ स्लीविनसिट्सा वॉज फाउंड बिटवीन बल्गेरिया एंड सर्बिया। ये आपको मैंने एक वीडियो बनाई है इसी पे GB शॉ का, द आर्म्स एंड द मैन पे। तो जिन लोगों ने अभी तक उसको देखा नहीं तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो वॉर है इसका नाम ये भी दिया जाता है बैटल ऑफ स्लीविनिट्सा। ये कब हुआ था? 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ आर्म्स एंड द मैन इज फ्रॉम ड्राइडेंस ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एपिक पोयम। विच पोयम इज दिस? देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर आपको पॉइंट लिखाया है, एक्सप्लेन किया है कि ये जो टाइटल है आर्म्स और मैन का, ये ड्राइडन के ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एपिक पोयम से लिया गया है। तो ये पोयम जो है वो है किसकी? तो वो है वर्जिल्स, हम पढ़ते हैं ना वर्जिल्स एनीड, तो द एनीड है। आपको लिखवा भी रखा है, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ एक बार वीडियो पहले वो देख लीजिएगा फिर ये देखिएगा। आर्म्स एंड द मैन आई सिंग इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ लैटिन वर्ड। आर्म्स एंड द मैन आई सिंग ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है लैटिन वर्ड का। तो वो लैटिन वर्ड क्या है? तो वो आपको पता होनी चाहिए। उसका नाम है अरमा विरमक्यू कैनो। ये जो वर्जिल की पोयम है ये सिग्निफाई करती है, ये बताती है कि जो वर्क है वो किस पे बिलोंग करता है, किसी भी महाकाव्य परंपरा पे जो बताए किसी पुराने हीरो के बारे में, कोई भी एंशंट किसी एक, जैसे हम बोले हम पुराने योद्धा की अगर हम बात करें जो महाराजा थे उनके, तो कोई भी एंशंट जो पुराना योद्धा हो, हीरो हो, या उसकी ब्रेवियरिटी हो, या उसका कोई भी हीरोइक जैसा डीड हो, उसकी हम कोई स्टोरी बताएं महाकाव्य परंपरा में, तो उसको क्या कहा जाता है? अरमा विरमक्यू कैनो। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट है, विच प्ले ऑफ शॉ इज एन अटैक ऑन मिलिट्री हीरोइज्म एंड आइडियलिस्टिक ग्लोरी ऑफ वॉर एंड वॉरियर्स। कौन सा ऐसा शॉ का प्ले है जिसमें मिलिट्री हीरोइज्म दिखाई गया है और जहाँ पर खुशी है वॉर की और वॉरियर्स की? तो वो आर्म्स एंड द मैन है। माई मदर डिड नॉट हेट एनीबडी नॉर लव एनीबडी। किसकी मदर की बात चल रही है कि मेरी मदर ने ना कभी किसी से प्यार किया, किसी से नफरत करी, ना प्यार किया। तो ये कथन बोल रहे हैं, शॉ बोल रहे हैं। एक्चुअली ये देखा गया है कि शॉ बहुत गरीब परिवार से थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा है। इवन इनके जो फादर मदर थे वो भी स्ट्रगलिंग ही थे। इनके फादर तो कॉर्न बेच के रिटेलर से ला के होलसेल में ला के फिर रिटेलिंग का काम करके बेचते थे। और इनकी जो मदर थी, कहा जाता है उन्हें सिंगिंग का शौक़ था और उनका कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर भी था। फिर बाद में वो उनसे शादी कर लेती हैं, छोड़ देती हैं, ऐसा ही कुछ था आई थिंक। तो इसी वजह से फिर ये बात कथन आती है कि उन्होंने ना तो कभी नफ़रत करी और ना प्यार किया। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, शी हैड नेवर बीन टॉट दैट मदरिंग इज़ अ साइंस। उन्हें कभी ये सिखाया नहीं गया कि माँ का जो काम होता है वो एक कहीं ना कहीं विज्ञान के रूप में होता है। शी वॉज नाइदर अ मदर, ना तो वो एक पत्नी माँ थी ना तो वो एक पत्नी थी, एंड कुड बी क्लास्ड ओनली एज अ बोहेमियन एनार्किस्ट। और सिर्फ उनको जो बोहेमियन स्टेटस है, संप्रदाय है, बस उसी के रूप में इनको माना जाता था, जो कि एक लेडी है जिसके अंदर आदतें हैं। तो ये किसने बोला? ये किसके बारे में बात चल रही है? कौन सी लेडी के बारे में? शॉ की मदर के बारे में बात चल रही है। शॉ वॉज बॉर्न इन डबलिन। सबसे पहले मैंने यही लिखवाया आपको, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, माई पेरेंट्स वेंट देयर ओन वे एंड लेट मी गो माइन। मेरे माता पिता अपने रास्ते चले और उन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। तो ये कौन कह रहे हैं? शॉ कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, Shaw, who studied Karl Marx Das Kapital in French version, joined a debating club. In this club, he met Sidney Webb. शॉ जी ने कार्ल मार्क्स दास कैपिटल जो कि एक फ्रेंच वर्जन है उसको ज्वाइन कर लिया था, जो कि एक डिबेटिंग क्लब था। और ये क्लब की मुलाकात एक सिडनी वेब से होती है और उस क्लब का नाम होता है द जेडिकल सोसाइटी। आप याद रखिएगा, इसका नाम होता है एक जेडिकल सोसाइटी। In the 1887, Shaw edited a revolutionary book. 1887 में शॉ ने एक रिवोल्यूशनरी बुक को एडिट किया था, ठीक है, ऑन कंटेम्प्ररी सोशलिज्म। मतलब किसके कंटेम्प्ररी थी, किसके समकालीन थी? समाज के परिवर्तन में।
तो इस बुक का नाम क्या था? इसका नाम था फेबियन एसेज। इसका नाम था फेबियन एसेज। फेबियन एसेज मैंने आपको बताया भी है अभी। फेबियन का मतलब होता है अवसर की प्रतीक्षा करने वाला। नेक्स्ट चलते हैं। 20th क्वेश्चन है, व्हाट पीपल कॉल लव इज इन इम्पॉसिबल। लोग क्या कहते हैं लव को इन इम्पॉसिबल, एक्सेप्ट एज अ जोक एंड इवन देन वन ऑफ द टू इज श्योर टू एक्सीडेंटली अटेंड इन और इन फॉरेस्ट पाथ। कहते हैं कि भाई ये लोग कहते हैं कि भाई लव क्या है, इम्पॉसिबल है, एक्सेप्ट जब तक कि ये एक जोक ना माना जाए कि भाई दो लोग एश्योर कर ले कभी एक्सीडेंटली मिले और फॉरेस्ट के पाथ में मिले तो ये लव हो गया। तो ये सब चीज़ें 100 जी ने बोली हैं। 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। द आइडियल लव अफेयर इज वन कंडक्टेड बाय पोस्ट, हु सेड। कहते हैं कि जो आइडियल, जो एक आदर्शवादी जो प्यार होता है तो वो किस मतलब वो इज़ द कंडक्टेड बाय, वो हमारे जो पोस्ट है, जो हम जैसा व्यवहार करते हैं उससे झलकता है। तो ये भी 100 जी का ही कहना है, तात्पर्य है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। शी कुड नॉट मैरी सो बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, यहाँ ऑफ आ जाएगा, ऑफ हर हस्बैंड। शी ड्रू अप अ कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग फॉर द टर्म्स ऑन विच शी कुड लिव विद हिम एज हिज वाइफ। देखिए क्या कहा गया है कि वो 100 से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो खुद ही शादीशुदा थी, उनके हस्बैंड भी थे। बस वो यही कर सकती थी कि भाई वो किसी तरीके से 100 जी की वाइफ बन के रहे, उनके साथ रह के। तो हाउएवर द प्रपोजल डिड नॉट मैच्योर, ये प्रपोजल लिया नहीं गया, माना नहीं गया। तो वो कौन सी लेडी थी जो ऐसा करना चाहती थी? वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो एनी बेसेंट थी जिनका मन था कि मैं उनके साथ रह के ही पत्नी धर्म निभाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। सॉ मैरिड चार्लेटी फ्रांस पेन टाउनशिंड। इट वॉज अ परफेक्ट मैरिज फ्रॉम द शेवियन व्यू पॉइंट। देखिए शॉ जी ने चार्लेट फ्रांस पेवन टाउनशिंड से शादी करी। ये उनकी एक परफेक्ट मैरिज थी शेवियन व्यू पॉइंट के अनुसार, क्योंकि इट हैड नो सेक्सुअल बेसिस, क्योंकि इसमें कहीं भी सेक्सुअल बेस नहीं था, क्योंकि इसमें कभी भी बच्चा नहीं हो सकता था। तो इस मैरिज को द मैरिज टुक प्लेस ऑन, ये शादी कब हुई थी? तो ये शादी हुई थी, इसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो ये शादी हुई थी इन द ईयर जून 1898 में। 1 जून 1898 में ये मैरिज हुई थी। तो एक्चुअली उसमें यही माना जाता था भाई शादी कर ली बट बच्चे नहीं होने चाहिए, तो वही क्या माना जाता था, सेविंग